हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ की स्टडी कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, फील्ड क्या होता है? फील्ड एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। सपोज करो कि यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है स्टूडेंट्स, और यहां कहीं पर एक स्मॉल चार्ज है जिसको मैं टेस्ट चार्ज कहूंगा, ठीक है ना। और इसको मैं कहूंगा स्टूडेंट सोर्स चार्ज, ठीक है। स्टूडेंट, सपोज करो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। और धीरे धीरे इस चार्ज को मैं ऐसे मूव कराते हुए जब मैं यहां कहीं पर लेकर आया तो मुझे ऐसा लगा कि इस चार्ज के ऊपर, जिसका नाम है टेस्ट चार्ज, इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मैंने टेस्ट चार्ज को इस चार्ज से टच नहीं किया है, कांटेक्ट में लेकर नहीं आया मैं। अभी भी दोनों चार्ज नॉन कांटेक्ट में है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब टेस्ट चार्ज इस पॉइंट ए के ऊपर रखा था तो यहां पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को मैं यहां कहीं पर पॉइंट बी पर लेकर आया तो मुझे ऐसा लगा या फील हुआ कि इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। फिर मैंने स्टूडेंट्स इस चार्ज को उठाकर यहां कहीं पर पॉइंट सी पर लाकर रख दिया। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि पॉइंट सी पर लगने वाला जो फोर्स है वो बी के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। फोर्स एट सी इज ग्रेटर देन फोर्स एट बी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए, अभी भी इस टेस्ट चार्ज को मैंने इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये दोनों ही चार्ज नॉन कांटेक्ट में है, फिर भी इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो यानी कि एक नॉन कांटेक्ट फोर्स इन दोनों चार्जेस के बिटवीन में एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो जब नॉन कांटेक्ट फोर्स दो चार्जेस के बिटवीन में एक्ट करता है तो वो जो फोर्स होता है वो फोर्स ड्यू टू फील्ड होता है। व्हेन नॉन कांटेक्ट force act between two charges is called force due to field। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फोर्स ड्यू टू फील्ड। अब स्टूडेंट्स, एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। उसको हमने नाम दिया, उस चीज का नाम हमने दिया स्टूडेंट्स फील्ड। मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी वर्डिंग को, यहाँ पर कुछ ऐसा प्रेजेंट है इस चार्ज के नियर में जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रही है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसका हमने नाम दिया है फील्ड। समझ में आया? तो आप एज ए डेफिनेशन लिख सकते हैं, द स्पेस, और आप कह सकते और रीजन अराउंड ए सोर्स चार्ज, ए सोर्स चार्ज इन विच another test charge which is very small experience force, ठीक है। experience force is called, या experience force, ठीक है। that space is called फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा रीजन जो अराउंड द सोर्स चार्ज, जिसके अंदर किसी और चार्ज के ऊपर, जिसका नाम मैंने टेस्ट चार्ज दिया है, उस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो उस रीजन को या उस स्पेस को हम क्या कहने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्वांटिटी स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा कि जब हमने टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से उठाकर सी पर रखा तो हमने ये देखा कि पॉइंट सी के ऊपर बी से ज्यादा फोर्स लग रहा है। मैग्नेट के केस में आपने ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि जब आप दो मैग्नेट जिनके पोल एन और एस हैं, जब इनके बिटवीन में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है तो साउथ एंड नॉर्थ में अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। लेकिन जैसे ही आप इस मैग्नेट को यहां पर लाके रख दोगे, सेम मैग्नेट को, तो यहां पर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, स्ट्रांग है कंपेयर टू यहां से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे जैसे दो मैग्नेट एक दूसरे के पास में आते जाते हैं तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है। तो स्टूडेंट सेम वैसे ही यहां पर हो रहा है कि जब आपने टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा था पॉइंट ए के ऊपर, तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही आपने टेस्ट चार्ज को बी पर उठा के रखा तो आपने ऑब्जर्व किया कि यहां पर कुछ फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप इस टेस्ट चार्ज को इसकी तरफ कुछ वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस ये हो रहा है कि यहां पर फोर्स का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पर डिफरेंट है। समझ में आ रही है आपको ये बात? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हो इंटेंसिटी, या आप कह सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है। यानी जब कभी भी आपसे कहा जाए फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मतलब होगा स्ट्रेंथ, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is very strong at near to charge, near to source charge, SOURCE, source charge, and very weak at infinity, from सोर्स चार्ज, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, है ना। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, या ऐसे लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। हम किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट, टेस्ट चार्ज at a point is called intensity of
इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट। अब कौन सा फोर्स स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जो फोर्स होगा वो भी कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एट ए पॉइंट, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट्स, E इक्वल टू एफ, यानी वेक्टर एफ। देखो स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए सपोज करो यहां पर आपने एक चार्ज रखा है जिसको आप नाम देने वाले हो सोर्स चार्ज, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। और स्टूडेंट्स यहां पर एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉन, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप एज्यूम कर लो कि r है, और r क्या है स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर है। r क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यहां पर इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगेगा F, ठीक है ना। और ये जो F होगा इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखिए, इस पॉइंट पर देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो भी टेस्ट चार्ज होगा आप उसको पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज। और ये चार्ज वेरी स्मॉल चार्ज होगा, वेरी स्मॉल चार्ज होगा, ठीक है। यानी इन मैग्नीट्यूड कैपिटल Q, सॉरी मोड Q इज ग्रेटर देन Q नॉन, ठीक है ना। आपको ध्यान, इन मैग्नीट्यूड, मोड का मतलब क्या होता है, इन मैग्नीट्यूड। अगर हम मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग बात करें तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा इसके कंपेयर में, ठीक है ना, तभी तो उसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से यहां पे कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बिटवीन में रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सन टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात। तो ये वाली डायरेक्शन होगी फोर्स की, दो पॉजिटिव चार्ज के बिटवीन में रिपल्सन फोर्स लगता है जिसकी ये डायरेक्शन होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, एट ए पॉइंट पर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि F इक्वल टू क्या होने वाला है, K Q इंटू Q नॉन अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, है ना। अगर मैं वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखता जाऊं तो यहां पर अगर आप वैल्यू पुट अप करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q इंटू Q नॉन अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाई 1 बाई Q नॉन, देखिए क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो स्टूडेंट्स Q नॉन से Q नॉन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा के क्यू अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी R कैप के अकॉर्डिंग है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी R कैप के अकॉर्डिंग है। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू ईच अदर। दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। या आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप इस तरीके से भी वर्डिंग यूज कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इज अलोंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इसी डायरेक्शन में यहीं कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आर कैप है और एफ की डायरेक्शन भी आर कैप है। स्टूडेंट्स जो आर कैप होता है आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है ना, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और जो यूनिट वेक्टर होता है क्या एक्सप्लेन करता है, यूनिट वेक्टर एक्सप्लेन करता है डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। ये बात आपने कई बार स्टडी कर रखी है कि यूनिट वेक्टर ऑलवेज एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिला आपको, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आपको पता है कि हम के को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉन के साथ, है ना। के इक्वल टू क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉन इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये होगा आर कैप। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, अगर आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो फिर क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉन इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए। देखिए आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस के चेंज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए सपोज करो कि यहाँ पे ये वाला चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैंने कह दिया कि 5 मीटर है और बाद में मैंने इस चार्ज को उठा के यहाँ कहीं पे रख दिया और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि 4 मीटर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सोर्स चार्ज से ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। तो देखिए आर की वैल्यू चेंज हो रही है तो ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगी। फॉर्मूले से क्लियर है, जैसे जैसे कि डिस्टेंस अगर कम होते जाएगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी इनवर्सली रिलेशंस हैं। इस बात को आपको क्लियर होना चाहिए। और फॉर्मूले के अंदर देखिए कहीं पर भी टेस्ट चार्ज की बात नहीं हुई है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन ओनली द सोर्स चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार आप इसको अच्छे से नोट करिए, होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है ना, विच इज स्ट्रेट। वो कैसी हो सकती है स्टूडेंट्स, वो स्ट्रेट हो सकती हैं और कर्व पाथ अलोंग ए टेस्ट चार्ज कैन मूव। समझ में आई बात स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं, वो कर्व हो सकती हैं, जिसके अलोंग एक टेस्ट चार्ज मूव कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट exist physically, but क्या स्टूडेंट्स, but they represent real situation, है ना। आपको फील होता है कि नहीं यहां पर कोई फोर्स तो है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो हमने देखा नहीं ना, हमने जस्ट इमेजिन किया है और रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर हमने कुछ लाइंस बना दी हैं, ठीक है।
स्टूडेंट्स दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर्टीज नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी लगभग सेम थी, जस्ट समझाने के लिए मैंने ये टर्म्स लिखा था आपके लिए, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज, सपोज करो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हुई दिखाई देंगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, यहां पे लाइंस लिख लीजिए, मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिफ्थ नंबर स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टूडेंट्स टर्मिनेट होती हैं। क्या होती है स्टूडेंट्स, टर्मिनेट होती हैं ऐसे। तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज, क्यू फॉर चार्ज, ठीक है, या एट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि डायरेक्शन सॉरी, इस तरीके से लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती हैं। स्टूडेंट्स एक और सिचुएशन को देखिए, सपोज करो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से क्या होती है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। इसलिए तो मैंने ये लिखा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और एट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि ये क्लोज लूप नहीं बनता है। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम प्लेस पर हो, ठीक है ना। तो आप डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे ये, तो यहां पर लूप नहीं बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में यहां पर लूप नहीं बनता। लूप की कंडीशंस क्या होती है स्टूडेंट्स, लूप, मैं बात कर रहा हूं क्लोज लूप की, ठीक है ना। तो यहां पर यह होता है कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एट सेम प्लेस, ठीक है। बट स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट, जनरेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती हैं। तो यहां पर से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाते हुए दिख रही हैं, आते हुए नहीं दिख रही हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस between two unlike charge place closely not form close loop, ठीक है ना, क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए
थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि एक सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ठीक है ना, ऐसे निकल रही हैं, तो ये कहां पे टर्मिनेट होंगे, है ना, तो आप लिखेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड and electric field and up to infinity, कहां पर एंड होंगी स्टूडेंट्स, वो इन्फिनिटी पे होंगी। ये इन्फिनिटी तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, लेकिन ये थ्योरेटिकली ही है, ठीक है ना, प्रैक्टिकली तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन लिमिटेड होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज लिमिट, क्या होती है, उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली पूछोगे कि यहां पर कोई तो नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पर एंड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफिनिटी पर एंड होगी, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी भी एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पर एंड होने वाली है, इंफिनिटी पर एंड होने वाली है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्री, है ना, समझाता हूं मैं इस चीज को, पहले एक बार लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है ना। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, जैसे सपोज करो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी स्टूडेंट्स, वो ऑल डायरेक्शन में होंगी, कहां पर होंगी, ऑल डायरेक्शन में होंगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इज in from positive charge is produced in all direction, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इन ऑल डायरेक्शन, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ने ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं सपोज करो आर पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट यहां पर कर दिया, आर डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट यहां कर दिया, आर डिस्टेंस पर मैंने यहां पर एक पॉइंट कर दिया, ठीक है ना। आर डिस्टेंस पर आप एक एक पॉइंट ऐसे करते जाओ हर जगह या ऑल डायरेक्शन में, तो स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करोगे जब आप इन सभी पॉइंट को मैच कर दोगे तो ये एक स्फेरिकल सिमेट्री बनेगी। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप सभी इन पॉइंट्स को मैच करोगे तो। स्टूडेंट्स ये डायग्राम 2D में बना है, अगर आप 3D में देखोगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ भी आ रही होंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इन ऑल डायरेक्शन, है ना। ऑल डायरेक्शन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ भी आ रही होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ भी जा रही होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप आर डिस्टेंस पर उन सभी पॉइंट को मैच करोगे, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर सभी पॉइंट को मैच करेंगे सेम टाइम पर, तो आप देखेंगे, है ना, आर डिस्टेंस पर, तो आप देखेंगे यहां पर एक स्फेरिकल सिमेट्री बनती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
चलिए एक और पॉइंट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पासेस थ्रू कंडक्टर। स्टूडेंट्स, कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पासेस थ्रू कंडक्टर। सपोज करो आपके पास स्टूडेंट्स यहां पर एक कॉपर की प्लेट है, ठीक है ना, तो यहां से आने वाली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स, वो इस कॉपर में से पास नहीं होंगी, है ना। तो इसको आप कह सकते हैं यहां पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। समझ में आई बात स्टूडेंट्स कि कोई भी अगर कंडक्टर आपके पास है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंडक्टर ब्लॉक कर देता है। और ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए बस आप इतना ध्यान रखो कि किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी। और मैंने जैसे एज्यूम किया है कि ये कॉपर की प्लेट है, तो कॉपर कैसा मटेरियल होता है स्टूडेंट्स, एक कंडक्टर मटेरियल होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी। और जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इंडक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं, ठीक है ना। 11वां नंबर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जैसे मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है ना, और इस कंडक्टर पे यहां पर मैंने एक टेंजेंट बना दिया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाने वाली है, ठीक है ना। हो सकता है कि वो आगे जाके कर्व हो जाए, लेकिन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होने वाली है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होने वाली है, यानी कि सरफेस के कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर। इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि अगर मान लेते हैं कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका रेडियस कहां पर होता, यहां पे इस स्फेरिकल सरफेस का। आप कह सकते हो कि आप ये भी रेडियस है किसका, इस स्फेरिकल बॉडी का। कौन सी बॉडी है ये, एक मैंने स्फेरिकल बॉडी ली है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखो, एक स्फेरिकल बॉडी का रेडियस कहां पर है। जैसे मान लीजिए अगर आप रेडियस को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हाँ सर ये स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होने वाली है, ठीक है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज along the radius, जिसकी वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल। यस, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रेडियल, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड, किसके लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए, और स्टूडेंट्स रेडियली इनवर्ड होगी फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है।
ठीक है स्टूडेंट्स, देखो एक और डायग्राम मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। लास्ट ईयर एक एग्जांपल आया था जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखा के ऐसे कर दी गई थी, नहीं ऐसे करके, देखो स्टूडेंट्स, तो आपसे ये पूछा जा रहा था और ये है आपका कंडक्टर, है ना। तो स्टूडेंट्स थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्या ये डायग्राम राइट है? हाँ जी बिल्कुल राइट है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, कंडक्टर कभी भी अलाउ नहीं करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास हो। तो देखो स्टूडेंट्स, इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास नहीं हो रही हैं, पहली चीज राइट हो गई। दूसरी बात ये कहा गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट पर देखिए, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, वो तो यही है। आप समझ रहे हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई, है ना। तो आप पहली चीज तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पे 12th नंबर का पॉइंट डाल के, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can be found at any point by drawn tangent on the point। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करनी हो, उस पॉइंट पर आप क्या ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट। जैसे मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो इस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा स्टूडेंट्स वो तो इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पर आप क्या कर दीजिए, टेंजेंट को ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यही डायरेक्शन है, ठीक है ना, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर। इसको और अच्छे से मैं समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, शायद वहां पर आपको और बेहतर समझ में आएगा। इसमें देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप देखेंगे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो, तो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ में आ रही बात? स्टूडेंट्स अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना हो, तो मुझे इस पॉइंट पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब ऐसा कि ये वाली लाइन इस लाइन को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। ये वाली लाइनें एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो आपको लिख लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर इन्होंने किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो एक ही पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर एक सिंगल डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे
14 नंबर। इसमें सपोज करो आपके पास टू अनलाइक चार्ज है ना, टू अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज का मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स इनके बिटवीन में क्या होगा, इस तरीके से डायग्राम बनेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से क्या होने वाली हैं, जनरेट होने वाली हैं, और नेगेटिव चार्ज पर आकर टर्मिनेट हो जाएंगी, है ना। आपको ये चीज पता है अच्छे से, इस तरीके से फील्ड बनेगी। फील्ड कैसी होती है, इमेजिनरी होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होंगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस lengthwise contract between two unlike charge represent attraction between them, attraction between them। इसे समझना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंथ वाइज क्या होने लग जाए, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाए, तो आप समझ जाना कि वहां पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अगर स्टूडेंट्स यहां पर दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो, तो यहां से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं आप, ऐसे, क्योंकि इनके बिटवीन में क्या होता है, रिपल्सन्स होता है। समझ रहे हैं आप, क्लियर हो रही है आपकी चीजें। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती हैं। समझ में आया। इस तरीके से अगर लाइन बनती है तो आप कह सकते हो यहां पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, ठीक है ना, साइडवे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट lateral pressure between two like charge represent repulsion between them, repulsion between them। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आया होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, क्या होती है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। इवन हमने आज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी स्टडी की, जहां पर एट द एंड में आपको बता देता हूं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, KQ/R², हमें फॉर्मूला मिला था, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, F/Q0। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये सारी चीजें स्टडी की हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट भी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट के साथ में, ठीक है।